नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूल हुए राहुल गांधी। कहा किसानों को नहीं घुसने दिया संसद के अंदर, भड़के राहुल गांधी। कैसे आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर लपेटा, और क्यों आखिरकार दोस्तों अभिषेक बनर्जी की स्पीच से जमकर हो रही तारीफ ओम बिरला को खदेड़ दिया, दिखा दी उनकी असलियत क्या है, और क्यों आखिरकार राहुल गांधी को किसानों ने सौंपा है दोस्तों बिल। बताएंगे किस मुद्दे पर चर्चा करने को अपील की है उनसे, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत स्ट्रांग है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल इस बजट में कुछ नहीं, किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे, सरकार को किसानों का मुद्दा मेन। दरअसल आपको बता दें चले, किसानों ने राहुल गांधी को एक बिल सौंपा जिसमें कहा गया है कि हमें लीगली एमएसपी की गारंटी दिलाई जाए। ऐसे में विपक्ष, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत स्ट्रांग है और ऐसा राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, ऐसे में राहुल गांधी से जो ये अपील की है कि जो है यहाँ पर जल्द से जल्द इसको पूरा करवाया जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, राहुल गांधी से ये अपील करने के बाद किसानों ने उम्मीद की है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएंगे। तभी राहुल ने बताया है कि फिलहाल किसानों के लिए उन्होंने ये मुद्दा पहले से ही अपनी गारंटी में ऐड कर रखा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो लीगली एमएसपी की गारंटी देंगे। लेकिन आपको बताते चले, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार टीडीपी और नीतीश कुमार ने बैसाखियों के सहारे बनवा रखी है, लेकिन ये बैसाखियां कब तक ही कोई बता नहीं सकता। अगर बाय चांस दोस्तों नीतीश कुमार बिहार का चुनाव हार गए तो आप देख लेना नीतीश कुमार की पलटी किधर वो पलटी मार देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार दोस्तों जब तक बीजेपी के साथ है, याद रखिए कि इससे पहले नवीन पटनायक और दोस्तों जगन मोहन रेड्डी भी कल विरोध में आ गए अब बीजेपी के। ये दोनों बहुत बीजेपी का साथ देते थे, लेकिन जैसे ही अब की बार हार हुई, ये लोग बीजेपी के सीक्रेट बताए जाते हैं कि सीक्रेटली मदद करते हैं बीजेपी की हर बिल में। पार्लियामेंट में कोई भी बिल आया, इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया, बीजेपी को सपोर्ट करते थे एक तरीके से। लेकिन अब आपको बता दें दोनों क्योंकि हार गए तो अब खिलाफ हो गए। अब जागे तो क्या, जब चुड़िया चुग गई है खेत, खैर जब जागो जब सवेरा। बताएंगे क्या है इन लोगों का बयान, लेकिन एक चीज साफ हो चुकी है कि अब ये तमाम मुद्दे उठाने वाले हैं राहुल गांधी देश के, और खास करके किसानों के मुद्दे। और इसी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने बात भी की थी, जहां पर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली कि किसानों को पार्लियामेंट के अंदर तक नहीं आने दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार एक तरीके से किसान विरोधी मानी जाती है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। कहा उत्तर प्रदेश से सौतेला व्यवहार। बजट में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली दोस्तों किसी के लिए कुछ नहीं। और दो भैया दिल्ली वालों, नरेंद्र मोदी को वोट और दो। मैं तो ये कहूंगा, मुझे बहुत शर्म आती है दोस्तों कि किन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वो दिल्ली की 4 सीटें जिताई होंगी। क्या वो लोग वही हैं जो बीजेपी की विचारधारा रखते हैं, हिंदुत्व वाली? क्योंकि अगर विकास के मामले में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं दिया। तो कौन वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने वोट दिया है जो है? तभी जो है एक चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं, या फिर सरकार के दोस्तों जितने भी जो सरकार वादे करती है, उसकी असलियत पूरी खुल चुकी है। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको मैं, अगर मुझे 10 में से नंबर देना हो तो शायद मैं 0 ही दूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी दोस्तों सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री लग रहे हैं इस देश के। क्योंकि अब तक जो उन्होंने कार्यकाल में काम किया है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ मनमोहन सिंह साहब थे जिन्होंने देश के लिए दोस्तों काफी कुछ किया, और मनमोहन सिंह साहब की तारीफें भी होती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगर बात करें दोस्तों तो देश में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, इसके अलावा नरेंद्र मोदी मुर्गा, मछली, भैंस सबको ले आए बीच में, लेकिन विकास का नाम गायब। लेकिन महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर कुछ नहीं। मतलब कि सरकार के पास कोई एग्जिट प्लान है ही नहीं महंगाई से बचने का। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और लोगों की कमाई घट रही है, ये तो निश्चित हो चुका है कि अब लोग जिएंगे कैसे।
क्योंकि जब कमाई कम हो रही है दोस्तों और महंगाई ज्यादा हो रही है तो आदमी कमाएगा क्या और खर्च क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। आज जो हो रहा है दोस्तों वो सब देख रहे हैं और इसके आगे भी जो होगा वो भी खैर सभी देखेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जितनी जल्दी सरकार बदल जाए उतना अच्छा है दोस्तों, क्योंकि सरकार को झेलना आम जनता के बस की बात नहीं है। अब आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ओम बिरला को अभिषेक बैनर्जी ने दिखाया आईना। अभिषेक बैनर्जी का सोशल मीडिया पे वीडियो हुआ तेजी से वायरल, लोगों ने करी जमकर तारीफ। दोस्तों दरअसल ओम बिरला एक ऐसे पद पर बैठे हैं जो एक निष्पक्ष पद होता है जहां पर भेदभाव नहीं चलता। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि जो आपको कुर्सी पे बिठाता है आप उसकी गुणगान गाते हो, और ये अक्सर देखा गया है। और ओम बिरला के बारे में तो सब यही कहते हैं कि वो भैया बीजेपी के स्पीकर है, वो लोकसभा के स्पीकर नहीं है। क्योंकि जब बात विपक्ष के बोलने की आती है तो वो रोक टोक करते हैं दोस्तों, लेकिन जब बीजेपी के नेता बोलते हैं तो वो अच्छे से बात करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं वो भी आपके सामने हो चुकी है। दरअसल कल जब अभिषेक बैनर्जी दोस्तों डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी का मामला उठा रहे थे तो भैया ओम बिरला कहते हैं कि ये तो अब छोड़िए मान्यवर, ये तो 2016 का मुद्दा है, फिर उसके बाद तो 2019 में चुनाव हो गए। अभिषेक बैनर्जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि आप स्पीकर है सर, थोड़ी गरिमा रखिए, ये नहीं चलेगा, आप पक्षपात करेंगे। जब कोई नेहरू के बारे में बोलता है या फिर दोस्तों गोडसे के बारे में, गांधी के बारे में बोलता है तो आप कुछ नहीं कहते। नेहरू का मुद्दा तो दोस्तों आप समझिए सन 1900 न जाने कितने का होगा, और आज नेहरू जी का मुद्दा तो इतना पुराना है बाबा आदम के जमाने का। लेकिन तब तो ये नहीं कहते ओम बिरला के इस मुद्दे को अब छोड़िए, तो बहुत पुराना हो गया। लेकिन जैसे ही डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी का मामला उठा और अभिषेक बैनर्जी ने बोलना चाहा तो भैया ओम बिरला कहते हैं कि ये तो अब पुराना हो गया, इसको छोड़िए, बजट पर बोलिए। तो दोस्तों साफ दिखाई देता है कि भैया जब आपके नेता जो है वो पता नहीं इमरजेंसी को उछलाते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो काला दिन था, और वो इतना पुराने मुद्दे उठा कर लाते कि वो तो भैया अब ना इंदिरा गांधी रही, ना उनका फैसला रहा, ना राजीव गांधी रहे, ना उनके फैसले रहे दोस्तों, ना अटल बिहारी वाजपेयी रहे, ना उनके फैसले रहे। अब तो पुरानी बातें करने से कोई फायदा नहीं है, जो वर्तमान है वो बात करिए। और 2016 का मुद्दा कोई पुराना मुद्दा नहीं है। सब जानते हैं कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। नरेंद्र मोदी का लिया हुआ एक फैसला ने पूरे देश की किस्मत को बदल कर रख दिया। पूरे देश में महंगाई, महामारी, गरीबी, ये सब कुछ छलक गया सिर्फ एक फैसले से कि नोट बंद कर दो। और नोट भी ऐसा बंद करा कि आपने 2500 का नोट बंद करके अब आपने अपने हिसाब से 2000 का नोट चलाया। और फिर दोस्तों जब वो 2000 का नोट मार्केट से गायब हो गया, लोगों ने उसको काले धन में कन्वर्ट करके घरों में रख लिया, तब दोस्तों बीजेपी कहती है कि अब हम 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोग जमा कर दें जिसके पास जितने हो। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का सबसे वर्स्ट फैसला जिसके बारे में सरकार बात करने से भी डरती है, क्योंकि नोटबंदी में एक भी आपको अडानी अंबानी जैसा अमीर क्या लाइन में दिखाई दिया दोस्तों? नोट बदलवा था वो नहीं दिखाई दिया आपको, सिर्फ वही दिखाई दिए होंगे जो बेचारा गरीब थे, मिडिल क्लास थे, जिनके पास थोड़े थोड़े पैसे थे, लेकिन दोस्तों उनको पैसा बदलवाना पड़ा या जमा करना पड़ा, जितने भी पड़े थे थोड़े, कोई बेचारे के पास 10,000, 20,000, 1 लाख, बस इससे ज्यादा क्या ही होगा गरीब इंसान मिडिल क्लास के पास। उन लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा, उनमें से कई बुजुर्ग मारे गए, और ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी। इसके बारे में जितनी बात करें अभिषेक बैनर्जी ने कहा उतना कम है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि आप पक्षपात करते हो, जब विपक्ष बोलता है, जब आपके नेता बीजेपी के लोग बोलते हैं पुराने से पुराना मुद्दा, आप कुछ नहीं बोलते, ये नहीं चलेगा। और यही बात है कि अब अभिषेक बैनर्जी की जमकर तारीफ हो रही है। यही नहीं, एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी दुनिया से कागज मांगती है और उनके खुद के पास कागज नहीं है। आप समझिए कितनी बड़ी बात बोलेगा कि पूरी दुनिया से कह रहे थे एनआरसी सीएए में कागज दिखाओ कि तुम यहीं की पैदाइश हो। तो अभिषेक बैनर्जी ने ताना मारा कि आप पूरी दुनिया से बीजेपी वाले कागज मांगते हैं और इनके खुद के पास कागज है ही नहीं कि देश में क्या चल रहा है और इन्होंने क्या क्या किया है दोस्तों। तो ये साफ बात है कि अभिषेक बैनर्जी की ये बात पर लोगों ने बहुत तालियां भी बजाई, और क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों से कह रहा हो कागज दिखाओ, तुम कहाँ पैदा हुए सीएए एनआरसी में,
और जब सरकार के प्रपंच सब फेल हो गए तो अब सरकार चुपचाप बैठ गई। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले तक दोस्तों बंदरों की तरह उछल रहे थे खुद गृह मंत्री अमित शाह भी, और कह रहे थे कि अरे CAA तो लागू होकर रहेगा, उसके बाद NRC दोस्तों। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही चुनाव हार गए तो इन लोगों ने CAA का मुद्दा भी छोड़ा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी छोड़ दिया दोस्तों। सिर्फ जब चुनाव आते हैं तभी ये हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे उठाते हैं और उन्हें गर्म करते हैं उन मुद्दों को, ताकि इन्हें वोट मिल जाए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हुए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले महिलाओं का सम्मान करना चाहिए नीतीश कुमार जी को, महिलाओं को इस तरीके की बातें बोलना ये शोभा नहीं देता उनको। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं, कभी वो महिलाओं से कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए, कभी कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों अब बीजेपी के साथ रहते हैं नीतीश तो उनकी सोहबत तो आएगी। बीजेपी भी दोस्तों एक तरीके से लेडीज विरोधी मानी जाती है, महिला विरोधी, और अब वही काम नीतीश भी कर रहा है। नीतीश कुमार जब कल एक RJD की महिला नेता दोस्तों नीतीश कुमार से बहस कर रही थी, तब नीतीश कुमार उनसे कहते कि अरे बैठ जाइए बैठ जाइए, आपको क्या पता, आप तो एक महिला हो, आपको कुछ नहीं पता, आप एक महिला हो, बैठ जाओ चुपचाप। मतलब कि नीतीश कुमार के हिसाब से महिलाओं को कुछ नहीं पता है। नीतीश कुमार शायद भूल गए कि इस देश को महिला चला रही हैं। इस देश की सबसे पहली जो राष्ट्रपति थी दोस्तों वो भी महिला थी, और राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में जो बीजेपी ने बनाई है वो भी महिला है दोस्तों। तो एक तरीके से नीतीश कुमार के हिसाब से महिलाओं को कुछ नहीं पता होता, वो कुछ नहीं करती हैं दोस्तों। तो इस तरीके की बयानबाजियां करना नीतीश कुमार की पुरानी आदत है। लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि आप महिलाओं को किस पहलू से तोलते हैं, क्योंकि जहां पर जाहिर सी बात है दोस्तों ऐसी चीजें करना ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है, और मैंने इस चीज़ को बार बार वो भी किया है। तो फिलहाल अब जो है आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखें और कहीं ना कहीं ध्यान भी इस चीज़ों का रखें। तो क्योंकि विपक्ष ने अपना मुद्दा रख दिया है, विपक्ष ने साफ बोल दिया है कि इन मुद्दों पर बात होना चाहिए, चर्चा हो रही है दोस्तों। सरकार की नीति है, सरकार के फैसले सरकार खुद निपटाए, क्योंकि हमें तो एक चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों कि देश की जनता ने अपना मत पहले ही दे दिया। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आग बबूला हुए असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल जनता की भावनाओं के साथ खेलती है बीजेपी, सिर्फ हिंदुत्व का ढोंग कर यूज कर जो है यहाँ पर दोस्तों नए नए कारनामे करती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूँगा, इस सरकार का कोई वजूद नहीं है। इस सरकार का कोई वजूद इसलिए नहीं है कि लोगों को पता है जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ वो आप आने वाले ये 5 साल में क्या ही कर लोगे। और वो भी एक बैसाखी वाली सरकार, और बैसाखी वाली सरकार इतनी चालाक है कि जो लोग उसको समर्थन दिए हुए हैं सरकार बनाने में चलाने में, सिर्फ उनके राज्य को स्पेशल पैकेज दिए गए दोस्तों, बाकी तमाम राज्यों को कुछ नहीं मिला। ना महाराष्ट्र को बजट में शामिल किया गया, ना उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया, ना राजस्थान उसमें शामिल है दोस्तों, ना मध्य प्रदेश। तो तमाम जितने भी राज्य हैं वहाँ से बीजेपी ने पूरी तरीके से बीजेपी को बायकॉट कर दिया है इन पार्टीज ने, और ये आप चीज़ को कहीं ना कहीं समझिए। तो ऐसे में ये तो साफ हो जाता है ना कि भाई ये तमाम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं हमें जो है यहाँ पर इस चीज़ों पर बात करनी चाहिए। और हमने पहले भी कहा है दोस्तों कि फिलहाल कोई नॉर्मल मुद्दे ये है नहीं, ये देश के वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है या आगे भी हो सकती है। क्योंकि भैया देख लो, जो बजट था सारे राज्य के हाथ खाली, इस पर जो है हमने बताया भी था कि इस बजट में बेचारे गरीबों को कुछ नहीं मिला है दोस्तों। और फिलहाल तमाम राज्यों से बीजेपी बदले निकाल रही है, और खास करके उत्तर प्रदेश से, जहां से वो बुरी तरीके से चुनाव हारी है। अब जब बजट में ही कुछ नहीं है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में वोट मांगने पहुंच जाएंगे नरेंद्र मोदी, योगी, लेकिन जब बात जनता के लिए काम करने की आती है तो ये सबके सब दोस्तों बैक फुट पर पहुंच जाते हैं। खेलना है तो फ्रंट फुट पर खेलो, लोगों की मदद करो, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और ऐसे में जो है यहाँ पर बीजेपी की जो तमाम चीज़ें हैं, या फिर दोस्तों बीजेपी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं हमारे और आपकी सोच से परे चल रही है। इसी विचारधारा को विपक्ष ने कई बार कहा है कि फिलहाल गांधी और गोडसे की विचारधारा में
बीजेपी की विचारधारा गोडसे वाली है और विपक्ष की विचारधारा दोस्तों गांधी वाली है। तो सपोर्ट किसको करना है ये तो जनता को तय करना है। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, क्योंकि उसने साफ कह दिया है इस बजट में कुछ भी नहीं है खास करके गरीब, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, मजदूर, किसानों के लिए। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है 440 वाट का झटका दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें किसानों ने एक बार फिर से सरकार को दी चेतावनी, कहा जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं मिलेगी तब तक नहीं छोड़ने वाले तुम्हारा पीछा। दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि इस देश का जो किसान है वो बहुत ही समझदार तो है ही, लेकिन दोस्तों वो कहीं ना कहीं सरकार के होश भी ठिकाने लगा रहा है। ये सरकार जो कि लगातार लोगों को डराती और धमकाती रहती है, इस सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है कि भैया गारंटी तो तुम्हें देना पड़ेगी। और सरकार ने वादा किया था कि हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, एक पैनल बनाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही उन लोगों ने अपना आंदोलन खत्म किया सरकार पलट गई। मुझे तो पता ही था खैर कि ये सरकार पलटेगी, लेकिन एक चीज इसमें ये अच्छी हुई कि उस वक्त वो जो काले कानून आए थे उनको रद्द करा के ही हटे किसान। भले ही वो 1.5 साल तक बैठे रहे दोस्तों, लेकिन वहां से हिले तक नहीं कानून खत्म कराने से पहले। और सब जानते हैं कि किसानों की वो मेहनत रंग भी लाई थी, क्योंकि जिस तरीके से किसान गुट ने वो धरना प्रदर्शन दिया था वो काबिल तारीफ था। और हम हर चीज को दोस्तों बार बार कहते हैं, एक बार नहीं बार बार कहते हैं कि शुरुआत जहां से होती है दोस्तों अंत भी वहीं पर होता है। और इस सरकार की शुरुआत जहां से हुई है इसका अंत भी वहीं पर होगा। लिख कर रख लीजिए, ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। क्योंकि जो मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ इस सरकार के बारे में दोस्तों, उससे मुझे एक चीज़ नज़र आ गई है कि इस सरकार में कहीं ना कहीं एक जादू है। और ऐसे में दोस्तों वो जादू जो है यहाँ पर छुपाया गया है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ये जादूगरों की सरकार है, जादू टोने वाले सरकार वाले। क्योंकि इनके हिसाब से ताली थाली बजाओ तो कोरोना भाग जाता है। और अगर इसी तरीके की हरकतें सरकार कुछ दिन और करती रही तो दोस्तों फिर इस सरकार का क्या ही कहना। जितनी तारीफ आप लोग करो उतनी कम है, करते रहिए तारीफ। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बिहार और दोस्तों जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश पे मेहरबानी दिखाई गई है, क्योंकि इन दोनों के बलबूते पर सरकार है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर यह आरोप लगाया विपक्ष ने कि फिलहाल आंध्र प्रदेश और खास करके हमारे देश में इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, मतलब कि जिन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है दोस्तों, ये एक सोचने वाली बात है। और ऐसे में ये चीज साफ हो जाती है कि अब जो है यहाँ पर इस मुद्दे पर बात होना चाहिए और कई मुद्दों पर। तो हम भी ये चीज़ को दोस्तों नॉर्मल से जो है यहाँ पर याद करेंगे और ये चीज़ कहीं ना कहीं यहीं पर मिलनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि वो किसके हिसाब से चलेगी, या तो आपके हिसाब से चले या फिर दोस्तों देश के हिसाब से चले। और ऐसे में देश बड़ा होता है, ये आप भी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरी तरीके से जो है यहाँ पर विपक्ष ने घेर रखा है। तो फिलहाल ज़्यादा वोट दीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा विपक्ष को सपोर्ट भी करिए। तो तब तक जो यहाँ पर दोस्तों इन चीज़ों को ज़रा संभाल कर देखिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों उद्धव ठाकरे ने खोला मोर्चा। महाराष्ट्र में बनेगी इस बार दोस्तों एमवीए की सरकार। उद्धव और कांग्रेस और शरद पवार तीनों ने मिलकर दोस्तों पूरी प्लानिंग कर ली है आने वाले विधानसभा चुनाव की, जहां पर महाराष्ट्र में सरकार बदलने का समय आने वाला है दोस्तों। सीधी सी बात है, ये सरकार बेईमानी की सरकार थी। कैसे सरकार गिराई गई, फिर एक सरकार को खड़ा किया गया, उसी को लेकर विपक्ष भड़का हुआ। और अब कहीं ना कहीं वापस एक बार इन चीज़ों पर आना है दोस्तों। विपक्ष तो हमेशा ये मुद्दे उठा रहा है, तो सरकार की नीतियां भी हमारे सामने है और सरकार क्या कर रही है ये भी जनता जानती है। और जनता के बीच में जाकर कौन बात कर रहा है, कौन काम कर रहा है, वो है राहुल गांधी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए।